हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी स्पेशल सीरीज को, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं विकिल्सन्स रूल्स के 31 नियम। जिसमें पहला फैक्ट है, कैप्टन थॉमस विकिल्सन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट बने तो फोर्ट विलियम कलकत्ता से उन्हें जनजातियों की दशा सुधारने के लिए कोल्हान क्षेत्र अर्थात चाईबासा में पदस्थापित किया गया। कैप्टन विकिल्सन महाशय ने यहाँ जनजातीय प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन किया। इस क्षेत्र में परहा पंचायत शासन व्यवस्था एवं मुंडामान की शासन व्यवस्था को बनाए रखने की अनुशंसा फोर्ट विलियम कोलकाता से की। अनुमोदन के उपरांत कैप्टन थॉमस विकिल्सन ने 1833 में कोल्हान क्षेत्र में जनजातियों की पारंपरिक शासकीय व्यवस्था के 31 नियम को लागू किया। 1833 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट 13 के अनुसार गवर्नर जनरल के एजेंट विकिल्सन ने लोक न्याय हेतु निम्नलिखित 31 नियमों गवर्नर जनरल काउंसिल का अनुमोदन कराया, जो निम्नलिखित है। जिसमें पहला हम लोग देखें तो पहला है, भूमि व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा अस्थायी संपत्ति से संबंधित 300 रुपये मूल्य के और उसके नीचे मूल्य के दीवानी मुकदमे मुंसदफी या ग्रामीण मुखियाओं अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें मुंसफी अधिकार दिए जाएंगे निर्णय देने का अधिकार होगा, परंतु कचहरियों के कर्मचारी यूरोपियन और अमेरिकन पार्टी पर मुकदमे इनके अपवाद होंगे। ऐसी संपत्ति का केस जिन्हें कर मुक्त रखा गया हो और जायदाद की संपूर्ण मूल्य का प्रश्न न उठकर व्यक्तिगत क्षति या नुकसान का मामला हुए मुंसफी आधार पर मुंसफिकों के अधीन नहीं दिया जाएगा। ऐसे केस सीधे गवर्नर जनरल के एजेंट के सहायकों के सुपुर्द किए जाएंगे, जो चाहे मुसाफिरों को केस सुपुर्द कर सकता है। दूसरा हम लोग देखें, किसी भी मूल्य के दीवानी मुकदमे साधारणतः उसी क्षेत्र में स्थित सहायक अदालतों में दायर होंगे जिन क्षेत्र में उक्त मुकदमा एवं उसकी प्रतिक्रिया उठ रही हो, जहां पार्टी का निवास है, परंतु गवर्नर जनरल का एजेंट यदि आवश्यक समझे और ज़रूरत पड़े तो किसी भी मुकदमे में आराम से ही अपने अदालत को दर्ज करा सकते हैं। ऐसे मुकदमे और व्यक्त मुकदमे और अपील निम्न अदालतों में से उसके यहाँ आए हो उसे सुनने का फैसला देने का उसे पूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा रूल, किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संपत्ति के दीवानी मुकदमे की सुनवाई जो नियमादेश के लागू होने की तिथि से 6 वर्ष पूर्व आरंभ किए गए हो उसी क्षेत्र में किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी। 12 वर्ष पूर्व के सभी वास्तविक संपत्ति के केसों से लिए यही नियम लागू होगा। समाहर्ता के अधिकार रखने वाले अदालत सहायकों द्वारा सुने जाने और निर्णीत होने वाले सभी मुकदमे शुरू होने से 1 वर्ष के अंदर की दर्ज होने चाहिए। यदि मुकदमा ज़बरदस्ती ज़मीन बेदखल का हो तो उसे 3 महीने के अंदर दर्ज कर देना है। अवधि की समाप्ति पर अदालत निबंधन किए प्रस्तुत कारणों के संतुष्ट हो तो देर में भी केस ले सकते हैं। हिस्सा का धोखा देकर हड़पे गए संपत्ति के मुकदमे को उसके महत्व के आधार पर अदालत सहायक निर्धारित अवधि की समाप्ति पर भी सुनवाई कर सकते हैं और फैसला सुना सकते हैं। चौथा रूल, सभी मुकदमे को हर अदालत में जांच, सुनवाई और निर्णय आम पार्टी और अथवा उसके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। पाँचवां, सभी मुकदमे के आवेदन शेड्यूल बी नंबर रेगुलेशन 10/1826 द्वारा निर्धारित मूल्य के टिकट युक्त कागज में होना चाहिए। उनकी प्रतिवेदन शेड्यूल बी नंबर 9 रेगुलेशन 10/1829 द्वारा निर्धारित मूल्य के टिकट युक्त कागजों में लिखे जाने चाहिए। यदि एजेंट और उसके सहायक उसकी अदालत में मुकदमा दर्ज 1 या 2 पार्टियों के शुल्क देने में अक्षमता के संतुष्ट हो तो शुल्क माफ साधारण कागज में वादी को आवेदन करने और प्रतिवादी के जवाब देने की छूट दे सकते हैं, परंतु आधारहीन तथा परेशानी के लिए मामला दर्ज करने वाले व्यक्ति को अदालत में सर्व निर्णय पर हल्का जुर्माना किया जा सकता है और चुकती नहीं करने पर 1 महीने तक का सिविल जेल कारावास दिया जा सकता है। निजी अथवा वास्तविक जमीन, मकान, बाग बगीचा आदि मूल्य शेड्यूल बी नंबर रेगुलेशन 10/1829 की टिप्पणियों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे और क्षतिपूर्ति, आघात और बेजात होने के मामले में वादी के प्रस्तुत दावा का निर्धारण भी उसी आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है छठा रूल, वादी पत्र और उसके जवाबी पत्र को छोड़कर अन्य आवेदन, बहस, राजीनामा आदि के स्टैम्पल कागज जरूरी नहीं होगा।
7वां रूल, बकाया रकम, गलत मालगुजारी, चुकतियों अथवा विवादपूर्ण मालगुजारी आदि भी शिकायतें स्टैम्प सहित साधारण कागज पर लिए जाएंगे और अदालत इनकी सुनवाई और फैसला करेगा। कोई पार्टी अदालत के फैसले के नामंजूर करे तो एजेंट की अदालत में अपील के लिए स्वतंत्र है। 8वां रूल, सभी मुकदमे जो अदालत में दर्ज होंगे, संपत्ति के मूल्य का दावा उसका सूत्र वाद पत्र में ही स्पष्ट अंकित होना चाहिए। वाद पत्र के दर्ज हो जाने पर अदालत प्रतिवादी के व्यक्तिगत रूप अथवा अपना प्रतिनिधि को भेजकर निश्चित तिथि या उससे पहले अदालत में उपस्थित होने के सम्मन या नोटिस जारी करेगा। इस तरह सम्मन या नोटिस उस गांव के मुंडा और जागीर के प्रधान द्वारा जहां प्रतिवादी का निवास है, अदालत के जमानदार के जरिए तामील की जाएगी। अदालत जमानदार के द्वारा ही निश्चित तिथि को नोटिस उसके तामील के प्रतिवेदनों के साथ अदालत को वापस किया जाएगा। नेक्स्ट है रूल 9, यदि प्रतिवादी उपस्थित होकर वाद पत्र और नालिश जवाब दे दे तो अदालत मामले के आधार पर महत्व के निर्धारण करने के लिए पार्टियों के उचित पूछताछ करेगा, उसका लेखा रखेगा। तभी अदालत मामले में तहकीकात का आदेश देगा, दोनों पार्टियों की सुनवाई की तिथि सूचित करेगा। इस मामले में जहां प्रतिवादी वादी के दावे में सत्यता स्वीकार कर लेगा, बहस की आवश्यकता नहीं होगी। 10वां रूल, यदि किसी मामले में प्रतिवादी फरार हो जाए अथवा अपनी उपस्थिति देने की लापरवाही करे तो एजेंट अथवा अन्य अदालत जहां भी केस दर्ज है, सम्मन और नोटिस की वापसी की 3 सप्ताह बीतने पर मामले को एकतरफा विचार और फैसला कर देगा। अथवा जब वादी ही मामले को आगे बढ़ाने की लापरवाही करे तो 3 सप्ताह के बाद मामला खारिज कर दिया जाएगा, जब तक कि वह देरी के उचित कारणों की समष्टि नहीं कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में मुंसिफ के लिए एजेंटों को सूचित करने और उनका आदेश लेना जरूरी होगा कि मामले का एकतरफा विचार हो, सम्मन प्रतिवादी का पहुंचाया गया या नहीं अथवा प्रतिवादी के लापरवाही की सत्यता प्रमाणित हुई या नहीं, इसे जांचना अदालत का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है 11 रूल, मामलों में पार्टियों के गवाहों के सम्मन देकर उपस्थिति अथवा हाजिरी के लिए बुलाया जाएगा। जो गांव के मुंडा और जागीर के प्रधान जहां वे रहते हों तामील किया जाएगा अथवा पार्टियों को द्वारा उसे बुलाया जा सकता है अथवा अदालत में जमानदार द्वारा भी दिया जा सकता है। यदि कोई गवाह अनुपस्थित होता है या उपस्थित होने से इनकार करता है तो उसे अदालत से तय किया जाएगा कि जुर्माना किया जाएगा अथवा आवश्यकता पड़े तो संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अदालत गवाहों को कोर्ट में आने जाने और खाने पीने का खर्च के फिरौती के लिए भार उठाने के लिए पार्टियों को यह आदेश दे सकता है। गवाहों के बयान हिंदुस्तानी अथवा बंगला भाषा में जिसे वे अधिक जानते बोलते हो लिया जाएगा। अदालत हर गवाह को ऐसी शपथ दिलाएगा जो उनसे अंतःकरणानुसार होगी। ऐसी गवाह को असाधारण दूरी पर रहते हो अथवा बीमारी अन्य विशेष कारणों के उपस्थित नहीं हो सकते तो निकटतम मुसफिर या थानेदार द्वारा बयान किया जाएगा अथवा इसके लिखित बयान को अदालत स्वीकार करेगा। रूल 12, बिहार क्षेत्र में अदालत की कार्रवाई हिंदुस्तानी में और बंगाल क्षेत्र में बांग्ला भाषा में लिखी जाएगी। पार्टियां हर मामले में स्वयं अपने मुकदमे को पैरवी करने के लिए अथवा किसी प्रतिनिधि से वकालत कराने के लिए स्वतंत्र है। रूल 13, एजेंट और मुंसिफ द्वारा दिए जाने वाले मुकदमों के लिखित फैसले में बयान किए गए गवाहों से पूरे नाम, खर्च का ब्यौरा, रुपया में अथवा निर्णीत संपत्ति का मूल्य, किसी भी प्रकार के मुकदमों का कुल खर्चा वादी प्रतिवादी का दोनों से देय होने की बात, अगर दोनों से देय हो तो किस मात्रा में तथ्य और एजेंट का मुंसिफ द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे और इसके लिए पार्टियों में अतिरिक्त खर्च नहीं वसूला जाएगा। अगर इन नियमों में कोई विशेष आदेश न हो तो दोनों पार्टी मामले में लिखित फैसले के बाद 10 दिनों के अंदर डिक्री का कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। रूल 14, विशेष कारण न हो तो मुंसिफ की अदालत से एजेंट की सहायक की अदालत में, सहायक की अदालत के एजेंट के अदालत में ही किसी फैसले के विरुद्ध का सिलसिला होगा। फैसला देने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अपील पर जाना चाहिए। हर अपील में फैसले को अस्वीकार करने में यहाँ की पूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए। अपीलकर्ता नितांत गरीब न हो। हर हालत में शेड्यूल बी नंबर 8 रेगुलेशन 10/1829 से निर्धारित स्टैम्प कागज से लिख कर देना चाहिए। अपील पर जाने पर ही मुंसिफ या सहायक द्वारा किया गया निर्णय का कार्रवाई नहीं रुक सकती है तब तक कि अपीलकर्ता जमानत पेश नहीं करता। जमानत जमा करने के असफल होने पर प्रतिवादी फैसले में कार्रवाई के लिए अदालती आदेश लेने के बाद स्वतंत्रता हो जाएगा, परंतु उसे भी उच्च अदालत में निर्णय को सही मानने के लिए जमानत जमा करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है रूल 15, मुंसिफ के निर्णय की अपील एजेंटों के सहायक को एजेंट के सहायक के निर्णय की अपील एजेंटों को दी जाएगी। प्रतिवादी की आरंभ में ही उपस्थिति के लिए सम्मन देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुकदमे के मूल कागजात तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे। अपीलकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपील मूल कागजातों की जांच की जाएगी। उनके अध्ययन के बाद एजेंट का सहायक अथवा एजेंट जहां भी अपील पड़ा हो, निम्न अदालत के निर्णय में परिवर्तन की आवश्यकता न समझे तो उसे निर्णय की पुष्टि करने का अधिकार उसे होगा। अपना संपुष्टि आदेश वह निम्न अदालत को देगा जहां उनके पुनः पुष्टि की जाएगी। तब अपीलकर्ता को सूचित किया जाएगा। इस तरह अपीलकर्ता फैसले की कार्रवाई पूरी कराने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, अपील के लिए किसी मामले में एजेंट अथवा उसका सहायक अतिरिक्त गवाही की मांग कर सकता है या निचली अदालत को की अतिरिक्त गवाही के लिए मामला वापस भेज सकता है जब उसे जांच उठे कि मामला की पूरी तहकीकात नहीं की गई है। किसी मुसफ़िल और उसके सहायकों द्वारा फैसला दिए गए मामलों में यदि कोई पार्टी एजेंट यहाँ के अपील न करके केवल उसके अवलोकन किए गए आवेदन दे या एजेंट या उसके सहायक को आवेदन में दिए गए कारणों और चित्त को देखते हुए निचली अदालतों का फैसले पर पुनर्विचार पूरा अधिकार रहेगा। ऐसा पुनर्विचार तभी संभव होगा जब उन्हीं के लिए आवेदन निर्णय सुनाने के बाद 6 सप्ताह के अंदर दिया जाए। 6 सप्ताह में समाप्ति पर अगर आवेदन पड़ा हो तो देरी से उचित कारण स्पष्ट दिए जाए। एजेंटों या उनका सहायक अचितानुचित के आधार पर निचले अदालतों में लंबित किसी मामले को अपने अदालत में अथवा अन्य अदालत में बदली करने का भी अधिकार रखता है, जिसके लिए वह अपने हस्ताक्षर व कार्यालय मुहर के साथ आदेश जारी करेगा। रूल 17, किसी मामले की डिक्री एजेंट उसके सहायक की अदालत स्वयं जारी कर सकता है अथवा किसी मुंसिफ को उसके अनुपालन का हुक्म दे सकता है। अन्य सभी मामले में डिक्री आदेश उसी अदालत द्वारा जारी किए जाएंगे जहाँ मामले का प्राथमिक सुनवाई और विचार किया गया था। डिक्री के अनुसार संपत्ति की कुकरी या बिक्री अथवा देहिनिदा सजामते व्यक्ति को गिरफ्तारी अथवा कारावास आदि तत्काल पालन किया जाएगा। राजाओं को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें एजेंट बरी रखना चाहता है उनके प्रति ऐसी डिक्री आदेश रोक दिया जा सकता है। डिक्री आज्ञांती का पालन अदालत द्वारा नियुक्ति अदालत कर्मचारी और अन्य जागीर के मुख्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। रूल 18, अदालत द्वारा निर्धारित दंड राशि देने में अक्षम, दिवालिया, देहलिया या उससे जमानतियों को माफ कर देने का अधिकार सिर्फ एजेंट को ही रहेगा, परंतु उन्हें शपथ लेकर अपनी पूर्ण संपत्ति का खुला ब्यौरा लिखित रूप से देना पड़ेगा, जिसके पूर्ण जांच पड़ताल के बाद अब एजेंट पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे कि हिरासत में रखा गया देनदार जमानती में अपने अधीन अपनी सारी संपत्ति को सही घोषणा की है और उसे अदालत को कार्रवाई के लिए सौंप दिया है, उसे हिरासत में मुक्त कर दे सकते हैं। माफ़ी प्राप्त देनदार लेनदार यदि बाद में कोई संपत्ति हासिल करे तो लेनदार अदालत में आवेदन देकर उसकी बिक्री की अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। वह उसे रूल 27 के आधार पर ही दिया जा सकता है। घोषित संपत्ति में यदि धोखाबाजी प्रमाणित हो जाए तो लेनदार को अधिकार होगा कि लेनदार पुनः हिरासत में लिया जाने की मांग करे। रूल 19, किसी दीवानी मुकदमे के फैसले के आधार पर कैद में रखे गए व्यक्ति को अदालत की नियुक्ति कर्मचारी के मार्फत प्रतिदिन 2 आना और दर पर जीविका भत्ता दिया जाएगा जो पार्टी दे होगा जिनके केस करने पर उसकी सजा दी गई। अदालत की नियुक्ति कर्मचारी तुरंत ही पार्टी से 1 महीने की राशि अग्रिम वसूली कर जमा कर देगा। अग्रिम राशि न जमा कर सकने पर कर्मचारी 12 घंटे के अंदर एजेंट अथवा सहायक को उसकी सूचना देगा। ऐसी परिस्थितियों में कैदी की तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। यही नियमन कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे किसी फैसले के आधार पर 50 रुपये तथा अर्थदंड दिया गया हो तो 6 महीने की अवधि का व्यक्तिगत कारावास नहीं दिया जाएगा। इस अवधि के पूर्ण होते ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, परंतु ऐसे व्यक्ति जो संपत्ति की पूरी बकाया जुर्माना की अदायगी के लिए फैसले के मुताबिक बिक्री किया जाएगा तो पंचायतें द्वारा केस सुनवाने के लिए निम्नलिखित नियम जारी किया गया उसे नीचे दिए गए रूलों में देखें। रूल 20, गवर्नर जनरल एजेंटों और इसका सहायकों को यह अधिकार रहेगा कि वाद पत्र पर दायर हो जाने पर जब प्रतिवादी का उत्तर भी हस्तगत हो जाने पर वे मामले में फैसले के लिए केस एक पंचायत को सुपुर्द कर दे तो यह कार्रवाई सदर में हो या जिले में किसी भी क्षेत्र में यहाँ एजेंट या सहायक के अदालतें उस समय स्थिर हो निर्देश कर सकते हैं। उस पंचायत में 3 या 5
व्यक्ति एजेंट उसके सहायकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे उक्त मामले के संबंध में अधिकतर जानकारी रखते हैं। इस पंचायत के लिए चुने गए पंचों की नियुक्ति उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कि वादी प्रतिवादी दोनों को ही नियुक्ति की किसी पंचों पर आपत्ति करने का हक रहेगा और उसकी आपत्ति यदि सही निकले तो आपत्ति उठे पंच या पंचों की जगह अन्य पांचों की नियुक्ति की जाएगी। तब जब गवर्नर जनरल के एजेंटों और उसके सहायक द्वारा मामले को पंचायत में विचाराधीन रखने का निश्चय हो गया, जब नियुक्ति किए गए पंचों की कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया, यदि प्रतिवादी और उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर पंचायत में निर्णय का स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा, तो उसके तुरंत बाद ही एजेंट की सहायक द्वारा एक सरकारी मुनीरी को नियुक्ति किया जाएगा तो पंचायत के साथ सारी कार्रवाई और निर्णय का लेखा जोखा रखेगा। मुनीर कचहरी के लिए किसी उपयुक्त स्थान या उसी निकटवर्ती उचित जगह पर यथाशीघ्र पंचायत बैठाएगा, मामले की छीनबीन कराएगा। जब 2 पेटियां से बयान लिया जाएगा, गवाहों से जिरह समाप्त हो जाएगा, तब पंचगण मुहर्रिर वादी प्रतिवादी और गवाहों को दूर हट जाने का आदेश देंगे। तत्पश्चात ये अपने बीच एक निर्णय पर पहुंचेंगे। मुहर्रिर को बुलाकर उसे अपना निर्णय लिखित रूप से सबसे हस्ताक्षर के साथ दे देंगे तो उसे पंचायत बैठाने वाले अधिकारी के पास ले जाएगा। पंचों के निर्णय के आधार पर अदालत न्यायाधीश या फैसला देगी जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी, नहीं अस्वीकार किया जा सकेगा। इसके विरुद्ध अपील अथवा इनकार तभी संभव होगी जबकि न्यायाधीश स्थानीय रीति विधि दस्तूर के दर खिलाफ हो अथवा काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिवादी किसी कानून का उल्लंघन करे। रूल 21, जब एक ही क्षेत्र के 2 गांव में सीमा रेखा का विवाद हो तो पंचायत निकटवर्ती गांव में जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों के निर्मित किया जाएगा। ऐसे चुने गए पंचायत विवाद के क्षेत्र में जाकर उचित जांच पड़ताल की कार्रवाई पूरी कर सकेंगे और अस्थायी सीमा मार्का या चिन्ह बैठा देंगे जिसके विवाद का कोई अंदेशा न रह जाए। एक ही विस्तृत क्षेत्र में पड़ने वाले 2 जमींदारों जागीरदारों और तालुकाओं की सीमा रेखा के विवाद में निपटारा पंचायत निकटवर्ती के ऐसे जमींदारों और जागीरदारों के से बनाया जाएगा जो क्षेत्र यशस्वी व्यक्ति हो। वे सरजीमन पर जाकर पूरी तहकीकात करके विवाद के उन्मूलन के लिए अस्थायी सीमा रेखा अंकित कर देंगे। इन अपवाद को छोड़कर अन्य मामलों में पंचायत नियम 20 के आधार पर ही बनाया जाएगा। रूल 22, पंचायत के मामले का सुपुर्द किया जाना शीघ्रता से जनता को न्याय दिलाना ही है। जो भी व्यक्ति पंचायतों में किए जाएंगे उसके सबके हित में काम करने के लिए कटिबद्ध होना है। फिर भी एजेंट उसके सहायकों को चाहिए कि उपरोक्त आधार पर पंचों की चुनाव में ध्यान रखना किसी को किसी प्रकार असुविधा न हो। रूल 23, जब सीमा विवाद 2 बड़े जागीरों के बीच हो तो सीधे सरकार को मालगुजारी जमा करते हो एजेंटों या उसके सहायक के सरजीमन पर जाकर सूक्ष्म तहकीकात के बाद अपना फैसला सुना देंगे। सहायक के अदालत के फैसले पर एजेंट यहाँ अपील आने पर भले ही मामला एजेंट की अदालत या सहायक की अदालत में आरंभ हुआ हो तो एजेंट इसके अंतिम निर्णय देंगे। सिर्फ जब तक फैसले में देश में अशांति का भय हो तभी एजेंट गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को पूर्व सूचना देंगे। रूल 24, गवर्नर जनरल का एजेंट तथा उसके सहायक इस बात पर जोर देंगे कि जनसाधारण अपने ही ग्राम पंचायतों में विवादों का निपटारा कर ले और अदालत में जाने से बचने की कोशिश करे। रूल 25, किसी भी मामले में पार्टियां किसी भी समय रजामंदी करके आपसी समझौते के लिए स्वतंत्र है। जब समझौता गवाहों के बयान और जिरह के पहले ही हो जाए तो उन्हें अपने अदालती शुल्क भी वापस करा दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग रूल 26 देखें। उसी क्षेत्र में किसी भी अदालत में किसी के मामले में वकीलों का केस लेने का अधिकार नहीं रहेगा। पार्टियां अपना केस स्वयं ही मुख्तारों द्वारा अथवा निर्धारित प्रतिनिधियों द्वारा लड़ सकते हैं, परंतु ऐसे मुख्तार या प्रतिनिधि को मेहनताना भत्ता के मामले में अदालतों में नहीं उठाया जा सकते हैं। रूल 27, भूमि संपत्ति का किसी प्रकार की बिक्री, हस्तांतरण, नीलामी या बंधक मालगुजारी अदायगी के कारण किसी अन्य कारण से गवर्नर जनरल के एजेंट की अनुमति के बिना गैर कानूनी माना जाएगा। बहुत ही वकील मुख्तारों की कुचक्र को देखते हुए जनसाधारण को बेकार मुकदमेबाजी से बचाने के लिए यह नियम बनाया जा रहा है। इस नियम का उद्देश्य भूमि बतौपी स्वअर्जित हो, बिक्री, हस्तांतरण और बंधक गिरवी से बचा रहा हो। भूमि के मालिक यदि अपनी इच्छा से ऐसा करना भी चाहे तो उसकी संतानों द्वारा जमीन की वापसी के लिए खून खराबी न होने पाए।
ताकि जंगल के राजा जागीरदार जमींदार लोग बिक्री गिरवी आदि के झमेले में वे सम्मिलित न हो सके। ये भी अनुमति प्राप्ति के बिना बिक्री हस्तांतर या गिरवी नहीं कर सके। ऐसी स्वीकृति एजेंट उस क्षेत्रों को सहायकों की अदालत से प्राप्त की जा सकती है। यह दस्तावेज पीठ की अनुशंसा दस्तखत मुहर देकर बिक्री स्थानांतरण या गिरवी का सत्यापन करेंगे। नेक्स्ट है 28 रूल। गवर्नर जनरल तुरंत यह घोषणा देंगे कि भविष्य में राजाओं जमींदारों अथवा अन्य भूस्वामियों की जमीन को जो पूर्वजों के जमानों के उनके अधिकार में है, उनकी बिक्री स्थानांतरण या गिरवी आदि की स्वीकृति पर साधारण प्रतिबंध लगा रहेगा। रूल 29। ऐसे भी मामले जो एजेंट की अदालत में दाखिल सुने निर्गत किए गए हैं जिनमें 5,000 रुपये से अधिक राशि की लेन देन की बात रही हो, कोई एक पार्टी निर्णय से असंतुष्ट हो तो एजेंटों को भी अपने ही निर्णय की उतियाई पर संदेह करे तो पार्टी को 350 रुपये मूल्य के स्टैम्प पेपर में केस के सभी मूल कागजातों के साथ आवेदन स्वीकार करेंगे। वे इन्हें फारसी भाषा में अनुवाद और लिपिबद्ध करके सभी कागजातों के साथ सदर दीवानी को भेज देंगे। अन्य नियमावली की भिन्नता को रहते हुए भी ऐसे मामलों पर सदर दीवानी की जांच पड़ताल और निर्णय देंगे। रूल 30। छोटे या बड़े भू संपत्ति उत्तराधिकार के सभी विवादास्पद मामले को चाहे यह मूल या अपील हो, अगर फैसले के द्वारा लोक शांति का खतरा पैदा हो तो एजेंट फैसला देने में पहले माह में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग की सलाह मशविरा करेंगे। रूल 31। लोक न्याय में प्रशासन में अगर कोई एक मुद्दा नियमावली के तहत छूट गया हो तो सहायकों की अदालत और मुंसिबों की अदालत गवर्नर जनरल के एजेंट में निर्देशक और सलाह से ही अदालती कार्रवाई पूरा करेंगे। एजेंट भी हर मामले में जहां सरकार से निर्देशन की आवश्यकता पड़े सभी निर्णयों पर रोक लगा लेंगे जब तक कि गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को सूचना न दी जाए, उसे अपेक्षित के निर्देश प्राप्त न हो जाए। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो विकेशन रंग से जुड़े क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोल्हान क्षेत्र के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाने का श्रेय किन अंग्रेज अधिकारियों को प्राप्त है? जॉर्ज फुक्सन और मेजर रफसेजा। नेक्स्ट है कोल्हान क्षेत्र में विंजित कर कंपनी ने किस सीमांत प्रांत का गठन किया? दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम नागरिक प्रशासक के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई? दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी। विल्सन रूल बंगाल रेगुलेशन एक्ट धारा 13 के तहत किस वर्ष लागू हुआ? तो 1833। नेक्स्ट है विल्सन रूल के तहत 300 रुपये तक इसमें कम मूल्य के मुकदमे की सुनवाई किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो मुंसिफ या इसके समकक्ष। नेक्स्ट है विल्सन रूल के किस नियम संख्या में यह प्रावधान था कि क्षेत्र के दीवानी मुकदमे उसी क्षेत्र के सहायक अदालत में दायर किए जाएंगे? तो नियम संख्या 2। नेक्स्ट है विल्सन रूल्स कानून लागू होने के कितने वर्ष पूर्ववाद का पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा कि ऐसे मामले सुनवाई उसी क्षेत्र के अदालतों में संपन्न होंगे? तो 6 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट है नियम संख्या 3 में वर्णित प्रावधान में तहत विल्सन रूल के अधीन कितने वर्ष पूर्व के विवादित मामले पर सुनवाई इस नियम के तहत किए जाएंगे? तो 12। नेक्स्ट है विल्सन रूल के तहत समांतर किसी वाद का रिपोर्ट किस नंबर के निर्धारित मूल टिकट लिखे जाते थे? तो शेड्यूल बी नंबर 9 रेगुलेशन 10 1829। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के किसी वादी को परेशान करने हेतु अदालत में मुकदमा दर्ज करता है तो उसे क्या सजा दी जा सकती है? 1 महीने का साधारण कारावास। नेक्स्ट अगर कोई प्रतिवादी मामले के सुनवाई में दौरान उपस्थित न हो, अदालत द्वारा जारी किए गए समन या नोटिस का जवाब न दो तो किस समय अवधि का पश्चात कोर्ट एक तरफा निर्णय दे सकता है? तो 3 सप्ताह। नेक्स्ट है विल्सन रूल के नियम संख्या 12 के तहत बिहार क्षेत्र में अदालतों की कार्रवाई किस भाषा में की जाएगी? तो हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट है विल्सन रूल के तहत किसी वाद के निर्णय में कोई व्यक्ति संतुष्ट न हो तो वह दूसरी अदालत में अपील करना चाहता हो परंतु नितांत गरीब हो तो कौन सा स्टाम्प कागज पर लिख कर अपना आवेदन कर सकता है? तो शेड्यूल बी नंबर रेगुलेशन 10 1829। नेक्स्ट है अदालत द्वारा निर्धारित दंड राशि देने में अक्षम, दिवालिया, देलिया या जमानतियों को माफ़ कर देने की अधिकार सिर्फ एजेंट को ही होगा? विल्सन रूल के किस नियम संख्या में यह प्रावधान है? तो नियम संख्या 18। नेक्स्ट गवर्नर जनरल के एजेंट या उसके सहायकों को यह अधिकार रहेगा कि वाद पत्र पर दायर हो जाने पर जब कोई प्रतिवादी का उत्तर हस्तगत हो जाने पर वे मामले के फैसले के लिए केस एक पंचायत को सुपुर्द कर सकते हैं? तो इसका उल्लेख विल्सन रूल के किस नियम संख्या में है? तो नियम संख्या 20।
नेक्स्ट है विल्सन रूल के किस नियम संख्या में यह विधान है कि वादी प्रतिवादी आपसी रजामंदी से किसी भी स्तर पर जाकर आपस में समझौता कर सकते हैं, तो नियम संख्या 25। नेक्स्ट है 5,000 रुपये से अधिक राशि के लेन देन पर किसी अदालत के निर्णय से असंतुष्ट वादी कितने रुपये का स्टाम्प पेपर लगाकर उसे अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है, तो 350 रुपये। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें पेशा 1996 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे हम लोग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो देखते हैं। तो पहला है पेशा का पूरा नाम पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कानून, द प्रोविंसन ऑन पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट है। यह कानून संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र को ही प्रभावी होती है। स्मरण रहे कि झारखंड राज्य के 13 जिलों और कुछ सीमित क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कांतिलाल भूरिया समिति की सिफारिश पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सकेंगे। इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में ही इन दोनों सदनों में पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया। इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून पर जनजाति की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए गए, जिसका उल्लंघन करने का शक्ति राज्यों के पास न हो। नेक्स्ट है इनका अन्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या पर स्वायत्त प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की सुगमता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना भी है। वर्तमान में यह कानून झारखंड सहित 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान में लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें पेशा कानून के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं, जिसमें पहला है इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं की अत्यधिक ताकत दी गई है। दूसरा, प्रत्येक ग्राम में एक ऐसा ग्राम सभा होगी जिसमें सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। नेक्स्ट, ग्राम सभा नागरिकों की परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का कार्य करेगी, साथ ही सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और विवादों के पारंपरिक निपटारों का मुख्य भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट, ग्राम सभा अपने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी। नेक्स्ट, ग्राम सभा अपने क्षेत्र की क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन तथा दूसरे लोकहित कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगी। नेक्स्ट है ग्राम सभा अपने क्षेत्र में चालू विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के पश्चात संबंधित ग्राम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी, जिनमें यह वर्णित होगा कि इस योजना में धन की उचित उपयोग हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है, उन अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह भी शर्त है कि अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा। पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उस अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों की संख्या 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, लघु जल निकायों के लिए योजना बनाने और उसका प्रबंधन करने का कार्य भी देखेंगे। नेक्स्ट, ग्राम सभा का समुचित स्तर पर पंचायतों के विकास योजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने की पूर्व सहमति ली जाएगी। साथ ही ऐसे परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु विस्थापन से पूर्व परामर्श किया जाएगा। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज के उत्खनन के लिए लाइसेंस देने, लघु खनिज वाले क्षेत्र को लीज पर देने से पूर्व ग्राम सभा पंचायत के समुचित स्तर पर पूर्वानुमानित आवश्यक है। साथ ही लघु खनिज के उपयोग में किसी भी प्रकार के रियायत दिन पूर्वी पंचायत को अनुमति लेना आवश्यक होगी। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्वायत्त की संस्थाओं के तौर पर ग्राम पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए अपेक्षित शक्तियाँ और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियाँ प्रदान की गई हो, जो निम्नलिखित है। पहला, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के विक्रय और सेवक के विनिमय
एवं नियंत्रण के करने का अधिकार। दूसरा, लघु वनोत्पाद का स्वामित्व। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि पर पुनर्वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार। नेक्स्ट है ग्राम स्तरीय हाटों बाजारों का प्रतिबंध का अधिकार। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने का नियंत्रण पर अधिकार। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था और कार्यकर्ताओं को कार्यकलापों पर नियंत्रण पर अधिकार। नेक्स्ट है स्थानीय योजनाओं, जनजातीय उप योजना सहित उनके स्रोतों का नियंत्रण पर अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देखें पेशा अधिनियम से जुड़ी समस्या, जिसमें पहला है पेशा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जबकि कई स्थितियों में एक ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती है। ऐसी स्थिति में समस्या यह आती है कि अगर पंचायत किसी निर्णय पर अलग अलग ग्राम सभाओं की पृथक राय पर हो तो अंतिम निर्णय कैसे होगा। नेक्स्ट है लघु वनोत्पादों को लेकर ग्राम सभाओं का अधिकार संबंधी व्याख्या पर भी विवाद है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था की गई कि कोई ग्राम सभा उतने भी वन क्षेत्र के उत्पादों पर ही अपने अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमाओं के भीतर आता है। नेक्स्ट है यह अधिनियम सिर्फ उन अधिक क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें 5 अनुसूची के क्षेत्र के तहत माना गया है। ऐसे क्षेत्र जिनमें जनजातियों को काफ़ी संख्या है किंतु अनुसूचित क्षेत्र में नहीं, इन कानून का लाभ नहीं उठा पाते। नेक्स्ट है कानून के पालन में राजनीति, इच्छा शक्ति की कमी, नक्सलवाद जैसी समस्याओं की बाधाएं, भू हस्तांतरण के नियमों में स्पष्टता न होना भी समस्याएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें पेशा अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव, जिसमें पहला है पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन में आई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उनमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया था जो अभी पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट है यह संशोधन विधेयक अपनी प्रकृति में काफ़ी प्रगतिशील है, जिसमें कई उपबंध किए गए थे, जैसे अधिग्रहण या पुनर्वास में जुड़े उक्त मामलों में किए गए ग्राम सभा पंचायत की जानकारी पूर्ण सहमति ली जाएगी। संशोधन विधेयक में पुनर्वास के साथ धारणीय आजीविका शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पेशा संशोधन विधेयक में गौण खनिजों के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पेशा संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को समान तथा विशेष निर्देश जारी कर सकेगी। नेक्स्ट हम लोग देखें पेशा के संदर्भ में अन्य सुझाव। पेशा कानून को लागू करने वक्त एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सके ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप इसे लागू किया जा सके। नेक्स्ट है ग्राम सभा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए। पेशा के तहत आने वाले क्षेत्रों में योजना बनाते समय राज्य सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय आपस में मशविरा अवश्य करे। नेक्स्ट हम लोग देखें पेशा का महत्व, जिसमें हम लोग पहला फैक्ट देखें पेशा कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और यह न केवल विकास बल्कि लोकतंत्र को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कानून की महत्ता निम्न बातों में निहित है। पहला, इसके निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी। दूसरा, आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी। तीसरा, सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा। चौथा, जनजातीय आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातीय समाज की आजीविका और आय में सुधार होगा। नेक्स्ट, आदिवासी समाज का शोषण कम होगा। नेक्स्ट, ग्राम सभा द्वारा ऋण देने, शराब की बिक्री, खपत एवं गांव बाजारों का प्रबंधन करने से कई सामाजिक कुरीतियों पर विराम लगेगा। नेक्स्ट, भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी। आदिवासियों की अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन में पुनः प्राप्ति संभव होगी। नेक्स्ट है इससे जनजातीय परंपरा और रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में मदद मिलेगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुनें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका गलत ना हो। और इसका PDF पढ़ाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।